अरे वाह। नमस्ते, मैं पारुल। दोस्तों, मैं आज फिर आ गई हूँ। आज फिर मैं हाजिर बोलने वाली थी और हाजिर में फिर मुझे सोचना पड़ा कि नुक्ता लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या करूँ। ऐसी ही हूँ और जुबान है, फिसल जाती है। जुबान से ज्यादा फिसलने वाली कोई चीज भी नहीं होती है। जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि शिवनाथ प्रकाशन के पेज पर हम हर हफ्ते में 2 बार अपनी किसी भी किताब के साथ अपने लेखक के साथ होते हैं और उनसे बातें करते हैं उस किताब के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके विचारों के बारे में। तो आज हमारे साथ संगीता गुजारा टाक जी हैं, जिनकी खुद से गुजरते हुए नाम की काव्य संग्रह आया है शिवनाथ प्रकाशन से। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं शुरू करने से पहले ही शिवना प्रकाशन का, आपका पारुल जी, छोटे भाई शरियार का, सुधीर जी का और सुधा जी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरी पुस्तक को चुना था प्रकाशन के लिए और आप लाइव भी आ रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कहा जाता है कि जब भी कोई मतलब कहानी बड़ी चीज होती है, कविता ऐसी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी कहानी हो, किसी भी कहानी की शुरुआत जिंदगी में कविता से ही होती है। वो कविता ही है जिससे कहानी की शुरुआत होती है और वो कविता ही है जो हमारी जिंदगी में रस भरती है, संगीत का, शब्दों का। वरना तो शम्मा का जलना और परवाने का मर मिटना, एनोर से कैथोड की एक दौड़ भरी रह जाती है हमारे लिए। सही बात, सही और बात। मुकेश का एक बहुत प्रसिद्ध गाना है जिसे हमने सुना होगा सभी ने, कि ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। इसमें वो बिल्कुल। कहीं एक जगह कहते हैं कि गुजरूं मैं इधर से, चाहे गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता होकर तेरे दर से। तो ये इतना सुंदर एहसास, ऐसे ना कहा जाता। ये सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल का एक उदाहरण ही बन के रह जाता हमारे लिए अगर कविता ना होती तो इत्तेफाक की बात है कि जो हमारी आज की कवि हैं संगीता जी, वो साइंस से भी रिलेटेड है। फिजिक्स में एमएससी उन्होंने किया है और एक संस्था भी चलाती हैं वो, और बिजनेस में भी हैं। तो मैं संगीता जी के पास ये बात को पहुंचाती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि वो आए और अपने बारे में हमें थोड़ा। धन्यवाद पारुल जी। अपने बारे में क्या कहूँ, एक छोटे से शहर से हमें माना जाता है। झारखंड से हूँ, 20 साल हुए इसको बिहार से अलग हुए जी और जी। उसकी राजधानी रांची में हूँ। रांची जिसे धोनी का शहर कहा जाता है। तो ये हमें गर्व मिला है धोनी के शहर होने का। और हम लोग बहुत आप धोनी का कमाल तो सब जानते ही हैं। तो बिल्कुल। यहीं पर मेरा जन्म हुआ, यहीं पे मेरी पढ़ाई हुई और यहीं पे मेरी शादी भी हो गई। तो मैं रांची की और रांची मेरी हो गई वो पूरी बात तरह। तो दोनों सही है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि मुझ पे ये अत्याचार क्यों है। संगीता, गुजारा, टाक, डॉली, टाक, 2 बार टाक, एक गुजारा, एक संगीता, मेरी तो टंग वैसे ट्विस्टेड नहीं करती है, ऐसे शब्दों में घूम जाती है। ऐसा क्यों? डॉली कितना प्यारा तो नाम है मुझे। डॉली एक्चुअली जब फेसबुक में हम लोग आए थे, तो मेरी फ्रेंड के बच्चों ने और मेरे बच्चों ने मिलकर, मैंने मना कर दिया था कि मैंने नहीं जाना इसमें। तो मेरी अच्छा। फ्रेंड के बच्चों ने, हाँ जी, मेरे फ्रेंड के बच्चों जी। ने और मेरे बच्चों ने मिलकर बनाया। और उन्होंने जो नाम से मुझे पुकारा जाता है घर पे, डॉली आंटी वो लोग कहते थे, और मेरे बच्चे तो जानते हैं कि घर में सब डॉली बोलते हैं, तो उन्होंने डॉली टाक के नाम से बना दिया। लेकिन अच्छा। धीरे 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 जब कविताएं शामिल होने लगी उसमें, तो सब कहने लगे कि भाई तुम पहले जो नाम से लिखते थे वो नाम ऐड करो इसमें। तो अच्छा। संगीता गुजारा टाक इसलिए स्कूल में का नाम मेरा संगीता है। हाँ, बहुत ही मतलब 20-25 किलो वजन का नाम हो गया। मैं चाहती हूँ। सॉरी, माफ पंकज जी, कीजिएगा, आपको उठाना पंकज जी पड़ा। के पंकज जी कह रहे हैं कि स्वागत है आपका, और कविता ही कहानी के मूल में होती है, और आपका शहर बहुत सुंदर है, वो कह रहे हैं। शायद गए हैं बहुत पंकज सुंदर जी है। वहां पे? हाँ जी, हाँ जी, आए हैं। सिद्धार्थ पुरस्कार उनको मिला था यहाँ से।
तो अच्छा, कुमार संजय जी की संस्था की तरफ से तो आए हैं। अच्छा, और हम लोग इत्तेफाक से पहले फेसबुक फ्रेंड थे सुबीर जी अच्छा। के साथ। हाँ, तो हाँ। वहां जाके मैंने बताया कि भाई हम वही डॉली टाक हैं। तो हुँ, हुँ। हमारी बातें हुई और हुँ, उसी हुँ। दौरान इस पांडुलिपि का उन तक पहुंचना वो एक घटना बन गई, वो क्रम बन गया कि मैंने उन्हें बताया। एक्चुअली हुँ। हुआ क्या था कि विभूम स्वर में मेरी लघु कथाएं गई थी, वहां छपी थी अच्छा, मेरी लघु कथाएं पहले अच्छा, ही। अच्छा। हुँ। तो उन्होंने मुझे, जब बातचीत हुई हमारी चाय पर, तो कहे कि नहीं, कहानियां ही लिखनी चाहिए, कहानियों की जो वो विधा है जो हमेशा जीवित रहेगी। तो तुम आप लोग लघु कथा से कहानियों पर आइए। बात में बड़ा दम था, लेकिन दिल भी एक चीज है। तो मैंने कहा कि दिल तो मेरा कवि का है और मेरी पांडुलिपि पढ़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे कहाँ पे दूं। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम देख जी। लेते हैं। तो मैंने अच्छा। 30-40 कविताएं उनके पास भेजी, तो उन्होंने अप्रूव हो गई। तो मेरी कविताएं आपके प्रकाशन से, सुबीर जी के प्रकाशन से आई। धन्यवाद फिर से। अरे! आपका बहुत स्वागत है। आपकी कविताएँ हैं ही इतनी बढ़िया, तो जब ये आपकी इसकी बात चली पड़ी है, तो आपके साथ में आपका सफ़र भी मालूम पड़ जाएगा। कविता का आपके साथ सफ़र के बारे में कुछ बताइए? देखिए, स्वंता सुखाई के लिए तो बहुत सालों से लिख रही हूँ, जी। लेकिन मंचों पे आना ये 2013 के से हुआ है मेरा, 13-14 हुँ। से। स्वंता सुखाई के लिए तो आप समझिए मैं क्लास 3-4 से लिख रही हूँ, वैसा सोचिए तो। एक अच्छा। घटना घटी थी। पहले मैं स्केचिंग और ड्राइंग में मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है। अब तो छोड़ दिया, लेकिन एक समय में मैं पेंटर थी। अच्छा। हाँ हुँ, जी, वाटर कलर मेरा पैशन था, स्केचिंग हुँ, मेरा हुँ, पैशन था। लेकिन हुँ, हुँ। जब मैं स्केचिंग करती थी तो मेरी बुआ बोलती थी चलो चलो इस बार न्यू ईयर में एसी के कार्ड्स भेजेंगे हम लोग। तो हाँ, हाँ, वो होता ही एक है। हाँ, उनसे हुँ, बहुत इंस्पायर होके सब लोग कहते थे नहीं, पेंटिंग इसकी स्केचिंग्स अच्छी होती है, तो भेज दो भेज दो। राइटिंग भी ठीक ठाक थी। तो हुँ, ये ये क्रम बनता गया। लेकिन हुँ। कविताओं के साथ क्या हुआ कि मेरे साथ एक घटना हुई। क्लास टू में, थ्री में ऐसे मुझे ये चश्मा लग गया। अब आप जानते अच्छा। हैं उस समय, हाँ जी, हुँ, उस समय हुँ, तो हुँ, माँ बाप को लगता था कि चश्मा लग गया लड़की को, हुँ। और तो पहला काम ये होना चाहिए कि इसको ठीक से दिखना चाहिए, बस। हाँ, उसमें उसके हाँ। चेहरे को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। फैशन नाम की उस समय चीज नहीं, जो हमारे शहर में तो बिल्कुल नहीं थी उस तरह की चीजें, सादगी में जी। महानता दिखती थी। और मेरे माँ बाप ऐसे ही हैं। तो हुँ, उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो जब स्कूल गए तो सब कहने लगे चश्मिली चश्मिली। तो वो बात जो थी मेरे दिल में वो लग गई थी। लग गई तो वो उस समय नहीं निकली। लेकिन जब मैंने अपने पेरेंट्स से कहने लगा, चश्मा मैंने पहनना छोड़ दिया फिर। तो उन्होंने कहा कि क्यों अच्छा। छोड़ दिया? हाँ जी, मैंने हाँ। 1 साल फिर चश्मा ही नहीं पहना। अरे! तो फिर देखने में प्रॉब्लम होती होगी आपको? बहुत 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 बहुत। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब टीचर्स के कंप्लेन आने लगे कि ये ब्लैक बोर्ड के पास बैठ के अपने होमवर्क या उतारती है, क्लास वर्क करती है। तो हुँ। मेरी बुआ डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आँख उनको तुरंत चेक कराइए। तो पता चला कि जो चश्मा उतर जाता अगर मैं लगातार पहनती, वो मुझे अब पूरी जिंदगी पहननी पड़ेगी। तो वो चश्मा मेरे ज़िंदगी में कविता का आधार बन गया। तो मम्मी ने कहा, बुआ ने कहा, पापा ने कहा, सबने कहा, हमारी जॉइंट फैमिली थी कि हुँ। चश्मा क्यों नहीं पहनना चाहती हो आखिर तुम? तो मैंने बताया उनको कि सब मज़ाक उड़ा, मतलब सब बोलते हैं चश्मिली चश्मिली, तो अच्छा वो तुम्हारा मज़ाक उड़ाते हैं तो तुम कहो उनसे कि मेरा मज़ाक ना उड़ाया करें। तो ये बात ये मज़ाक शब्द की, मज़ाक किया नहीं जाता, उड़ाया भी जा सकता है। वो क्लास 4th में ही समझ में आ गया था। तो उस पर मैंने एक लिखी थी जो 8-9 लाइन की, और मैंने अपनी टीचर को भी दिखाई थी। तो उसमें से 4 लाइन मुझे याद है, शायद मैगज़ीन में भी छपी थी वो, स्कूल मैगज़ीन में। तब लिखा था मैंने कि ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता, मम्मी-पापा दिखाई नहीं देते, इसलिए लगाती हूँ चश्मा। ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता, मम्मी-पापा दिखाई नहीं देते, इसलिए लगाती हूँ चश्मा। चश्मिली चश्मिली क्यों बुलाते हो, मेरा मज़ाक क्यों उड़ाते हो?
अरे, अरे! आप ऐसा मत कीजिए पारुल जी। जी, जी, मैं बताएँ। समझ सकती हूँ, ये एक माँ इस बात को, मेरी माँ को भी बहुत इमोशनल हो गई थी वो, तो ये दर्द मैं समझ सकती हूँ। आप सुनाएँ। जी। जी, ये 4 लाइन याद है मुझे, ये रह गई याद क्योंकि कभी कोई बात होती थी तो ये बात निकल के आती थी कि कविता कैसे लिखनी शुरू की, तो ये 4 लाइन ही मुझे याद है, इससे आगे ये 8-10 लाइन की कविता थी। हुँ, हुँ। अ, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद तो बड़े होते गए ऐसे ही कि मेरे घर में हिंदी मैगज़ीन्स बहुत आते थे। मेरी मम्मी पढ़ती थी, मेरी बुआ भी पढ़ती थी। गुलशन नंदा वग़ैरह तो उस समय खूब चलन में था। हुँ, तो मेरे घर में नॉवेल्स भी आते थे और हुँ, मैगज़ीन्स भी बहुत आती थी। हुँ, धर्मयुग हो गया, सरिता हो गया। फिर क्लास 8 में मैंने सरिता में भेजना शुरू किया था। जी, अपनी कविताएँ, छोटी-छोटी कविताएँ भेजना शुरू की तो 2-3 छप भी गई हुँ, थी और 50-50 रुपए, ₹40, ₹30 ऐसे करके मिल भी गए थे मुझे। तो वो हुँ, एक लगन भी लगी उस समय कि हाँ, इस हुँ, लिखा जा सकता है। लेकिन हुँ, अमृता प्रीतम को पढ़ने के बाद क्लास 8-9 में मैंने उनकी किताब पढ़ी थी, दिल्ली की गलियाँ। अच्छा। तो मुझे लगा कि लिखना सबसे मतलब भगवान की तरफ से दिया हुआ वो तोहफ़ा है, जो अगर आपके पास है तो इसको खोने नहीं चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, इसमें मेहनत करनी चाहिए, इसको करते रहना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो कविता मेरे साथ हमेशा बनी रही और मैं कविता के साथ। आपका बैकग्राउंड देखें तो साइंस से आपने किया है और एक बहुत ही जो हार्ड सब्जेक्ट समझा जाता है, खासकर लड़कियों के लिए, फिज़िक्स में आपने एमएससी किया है। जी, अ, ये एक दौर था साइंस वहाँ हाँ जी। हम 11 लड़कियाँ थे सिर्फ़ टोटल जी, जी। फ़िज़िक्स में। हुँ, सिर्फ़ हुँ, 11 लड़कियाँ थे और उसमें से हुँ, मेरा स्पेशल पेपर था वो 26 लड़कों में एक अकेला था सेमीकंडक्टर का। तो मुश्किल तो हुँ, हुई थी, मुश्किल हुई हुँ, थी। पापा ने कहीं बाहर जाने नहीं दिया। ड्राइंग में काम करने का पेंटिंग्स को लेकर पैशन था उस समय तो लगता था कि कुछ एनआईडी वग़ैरह उस तरह का था मेरा पोर्टफ़ोलियो भी वहाँ पे सेलेक्ट हो गया था। लेकिन पापा का था कि नहीं रांची में रह के पढ़ना है। तो एमएससी ही फिर करना पड़ा और करना पड़ा नहीं बोलूँगी मेरा इंटरेस्ट भी था, फिज़िक्स में मेरा इंटरेस्ट भी था। साइंस को आप ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते हैं। साइंस एक साइंस स्टूडेंट होना और कविता लिखना इन दोनों में आपको क्या लगता है? क्या इसमें कुछ ख़ास है? क्या साइंस का स्टूडेंट होके इस तरफ हम वो ज़्यादा देख पाते हैं या ये हम हमारे लिए रोड़ा है कि साइंस से हम पढ़े हैं तो हम इतना पोएटिक नहीं हो नहीं, पाए? ये आपके ऊपर है कि आप इसे रोड़ा बनाते हैं या इसको जी, अपने साथ लेके चलते हैं। देखिए साइंस का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कॉज़ एंड इफ़ेक्ट एंड कॉज़। हुँ, क्या हुँ, उसका इफ़ेक्ट है और उसका क्या कॉज़ क्या था उसका? तो जब आप ऐसे जाओगे तो आपका अपने अस्तित्व के ऊपर भी तो सवाल होगा कि आप कौन हो? हुँ, कहाँ से आए हो? आपकी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है? हुँ, आपको यही माँ-बाप क्यों मिले? आपको यही फैमिली क्यों मिली? आपको यही दोस्त क्यों मिले? आप हुँ, इसी शहर में क्यों पैदा हुए? आप इसी हुँ, देश में क्यों पैदा हुए? तो जब आप हुँ, आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे हुँ, जाने के लिए आपको मैथोलॉजी फिर काम आती है। जब आप जब तक साइंस और मैथोलॉजी का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आपके पास जवाब नहीं आए। इसलिए हुँ। साहित्य भावना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता है कि हर साइंटिस्ट को कविता लिखनी चाहिए और हर साहित्यकार को विज्ञान पढ़ना चाहिए। हर साहित्यकार को विज्ञान पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो कविताएँ तो आप बचपन से लिखती थी, फिर छपने में इतना टाइम क्यों लगा? और क्या आया वो मोड़ कि आपने सोचा कि बस अब छप जाना चाहिए? मैंने आपको बताया ना मैं स्वतः सुखाए के लिए लिख रही थी, अपने लिए लिख जी, रही थी और जी, लगा नहीं कभी कि मेरी कविताएँ छप सकती हैं, हालाँकि सरिता में आती थी। फिर उसके जी। बाद साइंस की पढ़ाई तो आप जानते हो कि उसमें टाइम बहुत लग पूरा हाँ, जाता है जी। और ज़िंदगी के कुछ दौर ऐसे रहे कि ज़िंदगी आसान नहीं रही। कुछ-कुछ हर्डल्स आते रहे ज़िंदगी में, तो छपने की तरफ से ज़्यादा मेरा ध्यान था कि अपने पैरों पे खड़ा होना। तो अपने पैरों में खड़ा होने के लिए फिर मैंने बिज़नेस किया था और हुँ, मेरा भाई भी बहुत जल्दी चला गया हम लोगों को छोड़कर।
तो एक माँ बाप के लिए भी वो एक था कि नहीं, अब पहले इधर ध्यान देना है, पहले फैमिली देन अदर थिंग्स। बहुत बड़ी सच्चाई से बहुत कम उम्र में जब मतलब बहुत जल्दी किसी परिवार का सामना हो जाता है तो एक तरीके से नजरिया उसका बदल जाता है जिंदगी के प्रति, और जो बिल्कुल सही। प्राथमिकताएं हैं वो बदल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी कविताएं, कोई एक कविता सुनाना चाहेंगे हमें? मैं दिखा दूं कि ये बहुत ही प्यारा सा, मेरा मेरा फेवरेट कलर है किताबों में, पिंक, रेड एंड पिंक, और इसमें इनका आया है। अ, अब शायद पूरा दिख जाएगा। जी पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर हमारी ये मेरे बेटे ने ली है। संगीता जी की है। तो एक कविता आप सुनाएंगे? हाँ जरूर। मैं इसका इसी किताब से ये कविता है, जी खुद से जी। गुजरते हुए। हाँ जी। इसका शीर्षक है समतुल्य। संतुलित। समंदर उलट रहा था इतिहास के पन्नों को। समंदर उलट रहा था इतिहास के पन्नों को कि ऐसा कब था कि जब दो दरिया मिले थे तब तूफान बाहर की बजाय अंदर था। समंदर उलट रहा था अपने इतिहास के हाँ। पन्नों को कि ऐसा कब था जब दो जब दो दरिया मिले थे तो तूफान बाहर की बजाय अंदर था। रंग भी स्वाद भी लगभग एक से थे। रंग भी स्वाद भी लगभग एक से थे। यह पानियों का कैसा दरिया था। यह पानियों का कैसा दरिया था जो उसकी गहराई से ज्यादा था। ये पानियों का कैसा दरिया था जो उसकी गहराई से ज्यादा था। जब वह जवाब ढूंढ ही रहा था तभी उसे महसूस हुई ये मेरी दो आंखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत मतलब धन्यवाद। आपकी पहला संग्रह है, और पहला संग्रह आजकल ऐसा भी माना जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई है उसे हम ये भी नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अध कचरा है या कुछ अध कचरापन है, वो नहीं है आपकी कविताओं में। बहुत बहुत अच्छी परिपक्व कविताएं हैं, और वो चाहे आपने पर्यावरण पे लेके लिखी हो या प्रेम पे लिखी हो या संबंधों के ऊपर लिखी हो। तो जी और कोई कविता? अभी आप हम सुन ही रहे हैं तो कविता ही सुनते हैं। कविता सुनते हैं तो जी मैं एक और कविता है जो वहां पे आपके जब हमारा जो बुक का जो ये हो रहा था, बुक लॉन्च हो रही थी जब विश्व पुस्तक सम्मेलन मेला में, जी तब जनप्रिय जी ने एक कविता सुनाई थी जी। जो उन्हें बहुत पसंद आई थी, अच्छा बसंत। अच्छा। मैं आपको वो कविता सुनाती हूँ। ठीक है। प्रेम जन्मय जी उस समय गेस्ट थे हमारे, अध्यक्षता कर हाँ रहे हाँ थे। हाँ। जी जी। हाँ तो उन्हें ये कविता बहुत पसंद आई थी और उन्होंने ये कविता वहां पे सुनाई भी थी। तो मेरे जी। लिए वो क्षण जो था वो रुक गया है वो क्षण मेरे लिए। दो और कविताओं के लिए पंकज सुबीर जी भी कह रहे हैं, काश और फैसला, दोनों कविताएं भी आप सुनाइएगा। अच्छा ठीक है, पहले मैं बसंत सुना दूं। जी बिल्कुल। बसंत नेक्स्ट जोन नेक्स्ट जेन सॉरी, ओके। बसंत नेक्स्ट जेन। उनके जीवन में आता है बसंत जब जला दी किसी ने। उनके जीवन में आता है बसंत जब जला दी हो किसी ने कमरे की बत्तियां, ऑन कर दिया हो एसी। उनके उनके जीवन में आता है बसंत जब जला दी हो किसी ने कमरे की बत्तियां, ऑन कर दिया हो एसी। जब उड़ेल दी हो पूरी की पूरी शराब सोडे और मिनरल वाटर के साथ, पेश किया हो किसी ने कॉकटेल। आते रहे दोस्तों के मैसेज और जब बजे मोबाइल की घंटी, उभर के आए बस वही एक नाम। उनके जीवन में आता है तब बसंत। बस, बहुत सुंदर भाव। और मुझे मतलब थोड़ा सा जब भी कोई लेखक अपनी रचना सुना रहा होता है या कोई कवि अपनी कविता सुना रहा होता है, वो क्षण एक अलग ही होता है, क्योंकि आप उसके भाव सुन पाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आगे ये फैसला और काश सुनाएंगे? फैसला जरूर मैं सुनाती हूँ।
एक सेकंड। काश, हाँ जी, काश काश कि साइंस इतनी तरक्की कर ले और साफ साफ बता सके कि मेरे दिल के जिस हिस्से में दर्द की गांठें जमा हो गई हैं वो तुम्हारी देवी है। काश कि साइंस इतनी तरक्की कर ले और साफ साफ मुझे बता सके कि मेरे दिल के जिस हिस्से में दर्द की गांठें जमा हो गई हैं वो तुम्हारी देवी है, ताकि मैं बता सकूं, दिखा सकूं, जता सकूं कि प्यार तो प्यार, मैंने तुम्हारे दिए जख्मों को भी सहेज कर रखा है, संभाल कर रखा है, सीने से लगाए रखा है। क्या कहूँ क्या कहूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, शुक्रिया। फैसला भी अगर आप देख सकें तो सुनाना चाहें तो, नहीं तो हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर, मैं एक मिनट देख लेती हूँ। मैं इस बुक के बारे में बोलना चाहूंगी, इसमें वो सीरियल नंबर भी होना चाहिए था। मैंने शरियार से कहा है, उसमें आसानी हो जाती है। जी जी, हाँ ये हाँ, फैसला ना। जी। सुबीर जी नमस्कार, और आप बताएं आपको कविता अभी जो सुनाई वो कैसी लगी? मुझे लगता है उन्होंने पढ़ी है तभी उन्होंने उसकी फरमाइश भेजी थी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने फरमाइश भेजी है। मैं हाँ, भी नहीं, मेरे इंतजार लिए कर तो रही हूँ, आज सचमुच तक बड़ी कोई बात है, फरमाइश उन्हें नहीं आई याद है। है। हाँ, नहीं, उन्हें याद है, सबसे बड़ी बात है। हाँ। फैसला। मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए था, ये भी वो भी तुम भी। मुझे सब कुछ चाहिए था, ये भी वो भी तुम भी। तुम्हें लगता था छोड़ दिए जाओगे तुम उस तरफ के लोगों के लिए। तुम्हें लगता था कि तुम छोड़ दिए जाओगे उस तरफ के लोगों के लिए। उन्हें लगता था मैं छोड़ दूंगी तुम्हें तुम्हारे लिए। उन्हें लगता था कि मैं छोड़ दूंगी उन्हें तुम्हारे लिए। रिश्तों की इस खींचतान और चरमराहट के बीच किसी ने नहीं सुनी मेरी सहमी हुई कसमसाहट। रिश्तों की इस खींचतान और चरमराहट के बीच किसी ने न सुनी मेरी सहमी हुई कसमसाहट। सुनो, छोड़ना मेरी फितरत में नहीं है। सुनो, छोड़ना मेरी फितरत में नहीं है। एक उम्र बाद आज 20 चौराहे खड़ी हूँ नितांत अकेली। एक उम्र बाद आज 20 चौराहे खड़ी हूँ नितांत अकेली। अद्भुत, अद्भुत। मतलब इतने कम शब्दों में जो आप लेके आती हैं, और ये नहीं है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, वरना तो ऐसा होता है कि कम शब्दों में कुछ कविताएं ऐसी उनके सर के ऊपर से गुजर जाती हैं और पता चलता है कि ये बहुत अच्छी कविता थी। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि जो लोग लिखते हैं और छपते बहुत देर में हैं या सामने बहुत देर में आते हैं, तो उनके लिए भी संघर्ष की या अच्छा लेखन होने की कसौटी उसी तरीके से होती है जैसे किसी संघर्षशील लेखक ने वहां तक पहुंचा हो। तो ऐसा लगता है कि हाँ जी, आप आए हैं, ठीक है, आप चाहे अच्छा लिख रहे हैं या बुरा लिख रहे हैं, आपको इसी तरीके से आना पड़ेगा गुजर कर। इतनी किताबें आप लिख लीजिए, इतना संघर्ष आप कर लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि अगर हमने कम लिखा है, अगर किसी ने बहुत देर से लिखा है, तो उस जगह उस लेखक को ना मान के उस कृति को देखना चाहिए और उसकी तुलना करनी चाहिए, और उसे वो उसका जो एक ड्यू रेस्पेक्ट है वो मिलना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप स्थापित लेखक हैं तभी आप अच्छा लिख रहे हैं। जो लिख नहीं रहा है वो पढ़ तो रहा है, वो जिंदगी को गुण तो रहा है, जी तो रहा है, तो हो सकता है उसने भी कुछ अच्छा लिखा हो। ये एक व्यवस्था की बात है। व्यवस्था अपने काम वो आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं। अगर आपको, आप प्यून से अगर आप सीईओ बनना चाहते हैं तो आपको हर तरह से आपको वो व्यवस्था पार करनी होगी। और अगर आप डायरेक्ट सीईओ बन जाते हैं, डायरेक्ट मैनेजर बन जाते हैं, आपको उसके लिए भी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तो हमारी कृति वो परीक्षा होती है।
और एक चीज और भी है कि जैसे आप इसको घरेलू हिसाब से समझें तो एक सास है और एक बहू है, नई नई एंट्री होती है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, उसे जी उन सारी क्या घटनाक्रम का हिस्सा बनना पड़ता है, वो सारे संघर्ष करने पड़ते हैं अपने आप को बताने के लिए आप कह कि रहे हैं वो कि घर में अगर कोई नया मेंबर आता है, जैसे कोई नई बहू आ रही है या उसके बिल्कुल लिए। बिल्कुल, हाँ अच्छा। जी। जी तो जी। उसको संघर्ष करने पड़ते हैं उस हम्म अपने आप को स्थापित करने के लिए। लेकिन हम्म एक ड्यू रिस्पेक्ट की जो आप बात करती हैं, वो तो बनता हम्म। है जी, वो तो बनता है है ना? जी। हाँ क्योंकि जी। मतलब हमें ये ना समझा जाए कि हम बागी हो गए हैं, हम दोनों ही नए नए से लिखने वाले हैं। पता चला आज ये तो दोनों हमारी बुराइयां करने बैठ गई हैं। मैं चलिए अपने एक लिए या गैंग आपके बनाए, लिए नहीं, लेकिन एक बागी गैंग, बागी गैंग टोटलिटी नहीं बनाया कह जाए। रही। जी जी, मैं देख रही हूँ आजकल कहानियों में भी और कविताओं में भी, और कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो उम्र के बहुत मतलब दूसरे या तीसरे पड़ाव में लिख रहे हैं, मगर वो इतना अच्छा है कि उसको नोटिस होना जरूरी है, उसको वो एक बहुत जगह जरूरी, मिलना बहुत जरूरी है। जरूरी, बहुत क्योंकि जरूरी, बहुत जरूरी। हर हर एक चीज किसी न किसी के लिए होती है। कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी के जीवन में कोई कविता या कोई कहानी इंतजार कर रही हो, तो वहां तक पहुंचना बिल्कुल मेरा भी बिल्कुल यही ख्याल है पारुल जी, क्योंकि आप चाहिए। जीवन में कविता जब आप प्रकाशित होते हैं तभी लोगों को पता चलता है कि आप कविताएं लिखना जानते हैं या कहानी लिखना जानते हैं। तो प्रकाशन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने आप को कैसे चयन के लायक समझे कोई लेखक या कोई कवित्री या कोई कवि, इसके लिए भी कोई मापदंड तो हमारे साहित्य होना में तो ऐसा चाहिए, कोई कोई हाँ हाँ, कुछ है, ऐसा होना हाँ चाहिए कि हाँ, वाइल्ड कोई कार्ड एंट्री मापदंड होनी चाहिए। हाँ जी। वो किसी भी एज में, किसी भी किसी भी एज एज में की। होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि इतनी लंबी उम्र अभी बची नहीं होती ना कि हम उतना ही संघर्ष करें और वहां पहुंचे। ये तो हमारी हम मतलब उन लोगों का चुनने का वो था कि उनके पास मौका था कि वो इस तरह चुने या इस तरह चुने। तो खासकर औरतों के बारे में उन्होंने परिवार को चुना पहले, जी अपनी इस जी चीज को बाद में रखा। जी जी। पंकज जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप पढ़ सकती हैं। आपकी यात्रा में कविता भी बहुत गहरे तक छूती है, पंकज जी कह रहे हैं। माय गॉड, मेरा तो हाँ, दिन बन गया आज। थैंक यू, और बहुत और शुक्रिया किस सुबीर किस जी। और किस किस विधा में आप लिखती हैं? कविता ही लिखती हैं या कुछ और भी? अभी जैसे आपने लघु कथाएं बताया था, तो पोएट्री में कोई और विधा? हाँ जी, पोइट्री में मैं क्षणिकाएं लिखती हूँ, त्रिवेणियां लिखती हूँ। अच्छा। अ, और कहानी की तरफ भी पंकज जी का एक सजेशन था कि आपको कहानी की तरफ जाना चाहिए। तो मेरी एक जी। कहानी छपी थी अभिनव इमरोज में, बात एक हम्म रात की, 3 तलाक के ऊपर वो कहानी थी। हम्म तो हम्म काफी देश के और लोगों की तरफ से फोन आया था कि कहानी अच्छी बन पड़ी है, तो आप इस पे काम हम्म कीजिए। हम्म। तो एक कहानी भी है कि लिखने की है। अम्ल घाट के बारे में भी जब शिवना प्रकाशन से आया था कि आप हाँ हाँ। भेजिए, तो मैंने शुरू भी की थी कहानी, लेकिन मेरा अच्छा। बेटा दिल्ली में फंस गया था, उसको खाना वाना वहां मिल नहीं रहा था, तो मैं परेशान हो गई। कहानी अभी भी अधूरी पड़ी हुई है, आधी लिख ली थी मैंने। तो आप उसे पूरा करिए और उसे भेजिए। जरूर जरूर जरूर। तो मैं क्षणिकाएं, मुझे यहाँ पे ज्यादा मंच में, यहाँ जो लोकल मंच है हमारा हाँ, झारखंड का, वहाँ पे क्षणिकाओं के लिए मुझे ज्यादा बोला जाता है, कहा जाता है। आप सुनाइए भेजिए। क्षणिकाएं। आप आई हैं तो आपकी पोएट्री ना सुने तो क्या फायदा है? नहीं नहीं, मैं क्षणिकाएं सुनाती हूँ पहले जी आपको। जी जी। कि मुझे क्या पता था, मुझे क्या खबर थी, मुझे क्या पता था, मुझे क्या खबर थी कि झुकते हैं सिजदों में जो सर, वो काट लिए जाते हैं। हाँ हाँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या शुक्रिया। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। और ऐसी ही आप एक है कि वो चांद है, रोज निकल आता है, हम्म वो चांद है, रोज निकल आता है, मैं हम्म सूरज हूँ, मुझे रोज डूबना पड़ता है। हम्म। वो चांद है, रोज निकल आता है,
मैं वाह स्टूडेंट वाह। हूँ, मुझे रोज ढूंढना बहुत पड़ता अच्छा। है। वाह 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 वाह। त्रिवेणी आप बता रही थी। हाँ, त्रिवेणी तो अच्छी खासी हो गई है अब मेरे पास। हम्म। मैं आपको दो चार सुनाती हूँ कि चुप का घनत्व भी ज्यादा होता है और उसका क्षेत्रफल भी। आहा। वाह वाह। चुप का घनत्व भी ज्यादा होता है और उसका क्षेत्रफल भी। हम्म। तुम्हारे शब्दों के अकाल से डरती हूँ मैं। आहा। अद्भुत। अद्भुत, बहुत अच्छा। संगीता जी बहुत ही अच्छा, सच में बहुत बढ़िया। ऐसे ही एक और है हाँ। कि जी जी। मैं और मेरे बीच एक हम्म। छोटी सी खामोशी है। मैं और मेरे बीच एक छोटी सी खामोशी है। हम्म। यहीं बसता है मेरा साईं, यहीं बसता है मेरा साईं। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक और है कि जो जो लिखे थे खत तुमने हम्म। उन्हें बंद कर रखा है। हम्म। जो लिखे थे खत तुमने उन्हें बंद कर रखा है। मैंने हम्म। तूफानों को अटैची में बंद कर रखा है। अरे अटैची में बंद कर रखा है, वाह वाह, क्या उपमा है, अटैची में बंद कर रखा है तूफानों को। अद्भुत अद्भुत। आज अगर मौका मिले, आपने कहा आपको साइंस से भी प्यार था और आपको कविता से भी प्यार है, अगर ऑप्शन आ जाए कि आज आपको वैज्ञानिक बनना है या पोएट बनना है, तो आज के समय में क्या चुनेंगे? मैं कविता करना पसंद करूंगी। कविता करना पसंद करेंगी? बिल्कुल। आह, कुछ है लाइफ में जिसका रिग्रेट है, जो बदल देना चाहते हैं? जो बीत गया मैं उसे नहीं बदलना चाहती, क्योंकि उस बीते हुए पल में अच्छी चीजें भी थी, खराब चीजें थी, लेकिन अच्छी चीजें भी थी। अगर बदलना होगा तो फिर सब बदलना होगा। मेरी हम्म। पर्सनालिटी या मेरा व्यक्तित्व आज जो भी बना है उन्हीं सारी चीजों का है। किसी हम्म। को भी आप जब स्वीकारते हैं तो उसकी अच्छाई हम्म। और बुराई दोनों के साथ स्वीकारते हैं। तो मैंने हम्म। वक्त के साथ भी वैसे ही किया है। मैंने वक्त को उसके अच्छे और बुरे दोनों की तरह स्वीकारा है, और मैंने फ्लर्ट भी किया है वक्त के साथ। ये बहुत अच्छा था। ये कैसे किया आपने, ये सुनना चाहूंगी मैं, ये कैसे किया जाता है? ये ऐसे किया कि जब मुझे अ, पढ़नी चाहिए थी, इसके ऊपर मैंने कविता लिखी है जिसका मैं भावार्थ बता रही हूँ, क्योंकि अभी वो मेरे पास है नहीं। इसके जी। ऊपर मैंने कविता लिखी है कि जब मुझे पढ़नी चाहिए थी कोर्स की किताबें, तब मैंने पढ़ा ओशो। जब मुझे पढ़नी चाहिए थी ओशो, तब मैंने परिवार संभाला। जब मुझे परिवार संभालना चाहिए था, तब मैंने किया एनजीओ का काम। दूसरों के अस्पतालों में मैं अजनबियों की करती रही सेवा। और अब जब मुझे अजनबियों की सेवा करनी चाहिए, एनजीओ में काम करना चाहिए, तब मुझे लगता है कि मुझे मौन धारण करना चाहिए। तो मैंने वक्त के साथ फ्लर्ट किया है। आ, बगैर अनुभव के और बगैर जिंदगी को बार बार गिर के और फिर उठ के जीने के अलावा कोई इस तरह की बातें नहीं बोल सकता है। जिसने जिंदगी के साथ बहुत जद्दोजहद की हो और बहुत संघर्ष किए हो, वही इस तरह की बातें बोल सकता है जैसी आप बोल रहे हैं। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। जी मुझे और भी। सुधा दी भी आ गई हैं हमारे साथ, कह रही है मैं आ गई बहुत हूँ। आपका स्वागत है सुधा दी। बहुत नमस्कार आपको सुधा जी। आप तो तो कमाल कर रही हैं, गजब। सुधा जी तो गजब कमाल कर रही हैं। एक के बाद एक संपादन, एक के बाद एक किताबें आ रही हैं उनकी। आपको अपनी कहानी पूरी करके उन्हें देनी पड़ेगी, लेकिन जो आपकी रह गई है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, वो चाहे जैसे भी आए, जहाँ भी आए। जी जरूर। तो आज की कविता को, आज के समय में कविता को और कैसे आप किस तरीके से देखती हैं? आज की कविता तो बहुत फूल फल रही है। एक समय था, हमारे समय में तो हिंदी की कोई पूछ नहीं थी। अगर हिंदी की पूछ होती तो हो सकता है कि मैं साइंस के बजाय हिंदी ही पढ़ रही, मैंने हिंदी ही हम्म। पढ़ा होता। उस समय तो था कि भाई साइंस ही पढ़ना ज्यादा जरूरी है, साइंस
के बिना तो आपका करियर ही नहीं बनेगा। लेकिन आज तो हिंदी को उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदी जी। देश विदेश हर जगह पढ़ाई जा रही है, और उससे करियर भी बन रहा है लोगों का, लोगों की पहचान भी बन रही है। तो मेरे हिसाब से हिंदी फूल फल रही है, लेकिन उसको कैरियर बनाने में अभी भी जद्दोजहद है, बहुत काम करना बाकी है। क्योंकि एक तो अनुवाद का काम नहीं हो रहा हमारे यहाँ, हमारी किताबें बाहर नहीं जा रही हैं। तो जब तक वो काम नहीं होगा तब तक एक मुश्किल है, क्योंकि हमें भी तो कोई पढ़े, हम तो उन लोगों को पढ़ रहे हैं, बाहर के लोगों को, हमें कौन पढ़ रहा है? हमें दुनिया में कैसे पता चलेगा कि हिंदी कितनी बड़ी चीज है? तो अनुवाद का एक काम जो है वो होना चाहिए। होना और जो चाहिए। जो लोग अनुवाद करते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल सलाम करती हूँ। बहुत मुश्किल काम है। हाँ बिल्कुल। एक तरीके से दोबारा से एक किताब को लिखने जैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉली जी वो भी जैसे, दूसरों की भावनाओं को, हाँ हाँ हाँ, दूसरों की दूसरों की भावनाओं भावनाओं को, को बिल्कुल बिल्कुल अपने में बिल्कुल। बिल्कुल फिर से कंसीव कीजिए आप उसको, हाँ बिल्कुल हाँ, कंसीव करने जैसा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो डोली जी जैसे रांची कोई छोटी जगह तो नहीं है, लेकिन एक यहाँ एक वो बन गया है नॉर्थ इंडिया में और हिंदी के उसमें के जैसे हिंदी का गढ़, साहित्य का गढ़ जो है वो दिल्ली होके रह गया है। तो क्या कुछ अंतर है, और इसमें कुछ वहां पे सृजन करने में और यहाँ पे सृजन करने में क्या कुछ चेंज आप पाती हैं, क्या चीजें हैं जो अलग हैं? देखिए कोई भी काम हो, कोई भी विधा हो, कला की हो, आपको एक्सपोज कर अपने आप को एक्सपोज करने के लिए तो आपको जगह चाहिए ही, लोग चाहिए जी ही, पटल चाहिए जी ही, आपको जी। वो मंच चाहिए ही। वो हम्म वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो हो नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारी रांची जो है समृद्ध नहीं थी, बिहार समृद्ध नहीं है, साहित्य में बहुत समृद्ध है। और झारखंड, रांची अपने आप में बहुत समृद्ध है। इसमें से आप बिल्कुल कविन्द्र बिल्कुल, और ठाकुर बहुत जी हैं, खूबसूरत जगह मिश्र है। जी हैं, हाँ, गोस्वामी जी थे, जी अभी भी हमारे साथ बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। रवि भूषण जी हैं, शशि भूषण जी हैं, अशोक प्रियदर्शी जी हैं, माया जी हैं, और हमारे समकालीन में भी बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। रश्मि जी हैं, वीना श्रीवास्तव जी हैं, रेणु जी हैं, मुक्ति जी हैं, सत्या है, नंदा है, नीरज जी हैं, पंकज नीरज जी हैं, और ये राजीव हैं। बहुत लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन हम्म जगह नहीं मिल रही है। वो हम्म, एक ज- छोटे जगह होने का नुकसान तो होता है। है है। हाँ जी, है। हम्म। मैं पहुंचना बता दूं अब। जी जी। पहुंचना दिल्ली तक हर किसी के लिए नहीं है, और हर किसी को शिवना प्रकाशन मिलता भी नहीं है। आप पारुल इससे जी भी अपनी नहीं दिल्ली तक मिलती की हैं। यात्रा अरे नहीं, नमस्ते, मैं तो हमेशा आप लोगों के लिए हमेशा हूँ। आप इससे अपनी दिल्ली की यात्रा में शिवना प्रकाशन को मध्य दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाशक का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी लेखक को उतारने या चढ़ाने में, ठीक वैसे ही जैसे क्लास में टीचर का होता है। एक टीचर अगर आपके अंदर की क्वालिटीज को जान जाए और उसको निखारने में लग जाए, तो वो स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट भी जो होता है ना, वो उभर के आ जाता है और वो कमाल करता है आगे जाके। और यही एक टीचर अगर आपको दबा दे, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे, आपके टैलेंट की तरफ का आपको उत्साहित ना करे, तो वो टैलेंट जी धीरे धीरे दब जाता है। तो प्रकाशक का ठीक वही काम है, मुझे ऐसा लगता है। पैसे पैसे हम्म की अलग बात है, उनके लिए भी परेशानी का सबब है कि किताबें नहीं बिकेंगी तो प्रकाशन कैसे होगा। लेकिन हम्म। ये एक काम बहुत अच्छा है, मतलब कर सकते हैं प्रकाशक, अच्छे लोगों को उभारने का काम तो कर ही सकते हैं। मैं एक व्यक्तिगत सा सवाल है, क्योंकि बुक फेयर में आपसे मिली थी, तो एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब मैंने आपको देखा वहां पर, शायद पहली बार शिवना के स्टॉल पर ही देखा था, और मैं जिस पहली तरीके से बार मेले हाथों में हाथ। गई थी। अच्छा अच्छा।
तो कितना मतलब कितना अच्छा था कि आप पहली बार बुक फेयर में आई हैं नहीं, और अपने, ये मेरा सपना था कि मेरी बुक क्योंकि आएगी लेखक तभी के मैं लिए तो जाऊंगी। मक्का मदीना है हाँ, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, हम बिल्कुल, लोगों के लिए हाँ। तो वो एकदम तो बचपन से। मेरे मन में था कि जब बुक आएगी तभी जाऊंगी मेला देखने। हालांकि अरे हुक हमेशा उठती थी कि जाना है, हाँ जाना है। हाँ हुक हमेशा उठती थी, हाँ। लेकिन मन में था कि बुक आएगी तभी जाना है। दोस्तों, संगीता जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व की मालिक हैं। खाली कविताएं लिख रही हैं या एक साइंटिस्ट हैं, बिजनेस वूमेन भी हैं, बिजनेस नहीं, भी चलाती साइंटिस्ट हैं, नहीं हूँ बहुत बिल्कुल मैं। साइंस मैंने मतलब पढ़ा है साइंसदान कह मैंने। सकते हैं। देखिए, जिसने पढ़ लिया, देख अगर वो उससे अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है वो बात नहीं है, लेकिन यहाँ से तो आप है ना, आपकी सोच इस तरह की है, तभी तो अपनी कविताओं में आप इस तरीके से तुलनात्मक सोच के लिखती हैं। तो मैं बता रही थी कि एक एनजीओ है जो संगीता जी चलाती हैं। अब हमारे पास 3-4 मिनट ही बचे हैं, तो मैं जाते जाते थोड़ा सा आप बताएंगी क्यों मरीजों का, जिस तरीके से आप लोगों का उस ट्रस्ट के हिसाब से ध्यान रख रही हैं, और क्यों वो ट्रस्ट बनाना पड़ा था। और मैं एक मतलब ना चाहते हुए भी कह रही हूँ कि जाते टाइम आप उस कविता के साथ ही प्रोग्राम को खत्म करें, जो मैंने आपसे कही थी कि जिसकी वजह से ये ट्रस्ट बना है और जिसकी वजह से ये सब। जरूर। मैं बताऊं, मेरे परिवार में हादसा हुआ था। मेरा छोटा भाई लीवर की प्रॉब्लम आई थी उसमें कुछ, लेकिन डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से हमें उसे खोना पड़ा। और ये 25 साल का नौजवान लड़का था, और जो बहुत ये कब की हंसमुख था। बात है और संगीता जी? ये 97 की बात है। और आप घर में सबसे बड़ी हैं, आपसे भी छोटा भाई? हाँ जी, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। तो वो हमारे परिवार के, और एक ही भाई, हम 3 बहनें जबकि हैं। स्टोन की एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। हम 3 बहनें हैं, और इकलौता भाई था हमारा। तो वो एक ऐसा दर्द है जो अ, कभी नहीं भरेगा, और भरना भरना देना भी नहीं चाहते हम। उसकी कमी जो है अच्छा। वो, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे दिल से जाए या कहीं से जाए। वो मुझे अब लगता है कि मेरे साथ ही है कहीं ना कहीं। मैं उसके ऊपर, मैं हर साल उसको श्रद्धांजलि देती हूँ कविता के रूप में। तो आप चाहे तो मैं वो सुना देती हाँ प्लीज, हूँ। क्योंकि हाँ, उस ट्रस्ट के बारे में आपने पूछा था। मैं माफी हाँ, चाहती हूँ, लेकिन आप एक कवि हैं और आपको अपने भाव दबा के ये बातें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे देश में एक ऐसी असमय जो है दुर्घटना हुई है एक नौजवान के साथ। तो वो जो दर्द आपकी कविता में है वो जाना चाहिए, वो सवाल हम सबका है जो आपने कविता में उठाया है। एक सेकेंड। मैं बुक वाली ही पढ़ दूं? जो आपने मुझे भेजी थी, आपको किताब में नहीं है कि वो कौन सी आपने नौकरी, कौन सी वैकेंसी है, खुदा अच्छा, तुम्हारे अच्छा, पास? जी अच्छा, जी अच्छा। हाँ, जी। मैं जरूर, ये बिल्कुल मैं अभी आपको सुनाती हूँ। तो एक, ओ गॉड, संगीता जी एक की सेकेंड। एक, जी, मिल गई। हाँ, यही है। हाँ जी, बताइए आप क्या बोल रहे थे। मैं बता रही थी कि एक कविता जो है पर्यावरण पे भी है, अगर आप तब तक ढूंढ रही हैं तो मैं उसे पढ़ दूं, वो मुझे बड़ी हाँ जी, पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, पढ़िए। आप वो ढूंढ लीजिए, मैं तब तक ये हाँ पढ़ जी। देती हूँ। इस कविता का नाम साथियों गुस्ताखी है। और संगीता जी कहती हैं आपके सामने पढ़ने के, गुस्ताखी मैं भी कर रही हूँ, अरे माफी अरे, चाहती हूँ। नहीं, ये मेरे लिए अ, खुशी की बात है। अ, पेड़ पौधों से हमारी अनबन हो गई है, पेड़ पौधों से हमारी अनबन हो गई है, विकास की यह कैसी हवा बह गई है, नदियों को छोड़ दिया है हमने बेपरवाह, प्लास्टिक कूड़े कचरे और रासायनिक मलबों के लिए, भागीरथ के वंशजों से ये जाने कैसी गुस्ताखी हो गई है, भागीरथ के वंशजों से जाने कैसी गुस्ताखी हो गई। ये आखिरी की पंक्ति बहुत ही गजब है। जी, बहुत धन्यवाद, आप आपने पढ़ा इसको।
धन्यवाद। और वो आपको सुनाई अच्छी लगी। कविता आप, समय बहुत कम है हमारे पास। हाँ जी, वैकेंसी। जी। खुदा, खुदा, जो लोग समय से पहले तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं, खुदा, जो लोग समय से पहले तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं, उन्हें तुम कौन सी जॉब उन्हें तुम कौन सी जॉब पर रखते हो? खुदा, जो लोग समय से पहले तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं, उन्हें तुम कौन सी जॉब पर रखते हो? उनकी डिक्शनरी में नहीं होता पाप और पुण्य, स्वर्ग और नर्क। उनकी हाँ हाँ। डिक्शनरी में नहीं होता पाप और नहीं। पुण्य, स्वर्ग और नर्क। मौत की शक्ल उन्हें जोकर सी लगती है। उन्हें कौन सा डिपार्टमेंट देते हो? खुदा, उन्हें कौन सा डिपार्टमेंट देते हो? रोशनी और उम्मीद, सपने और फर्ज, जिंदादिली और मासूमियत से रचे बचे जिंदादिली और मासूमियत से रचे बसे इन नौजवानों को कैसे सेग्रीगेट करते हो? किस अरे काम पर लगाते हो? खुदा, ऐसी कौन सी वैकेंसियां हैं तुम्हारे पास? खुदा, ऐसी कौन सी वैकेंसियां हैं तुम्हारे पास? क्या कहूँ, बहुत ही अद्भुत, बिल्कुल जैसे हम लोगों के दिल के सवाल आपने इसमें रख दिए हों। संगीता जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। मैं एक कवित्री से, एक कवि से नहीं मिल रही थी, एक पूरी की पूरी, मतलब एक तरीके से जानने के लिए, जिंदगी को समझने के लिए एक बहुत ही सुलझी हुई व्यक्ति से इतना समय में बात कर पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आप सबका भी यहाँ पे बहुत आई। बहुत धन्यवाद। और आप सबका बहुत धन्यवाद। शिवना का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और सुधा जी भी निशब्द कह रही हैं आपकी इस कविता पे, बिल्कुल निशब्द ही कर दिया है आपकी इस कविता ने हमें। आपकी आगे की साहित्य यात्रा के लिए, सृजन के लिए, कविता हो वो चाहे आपकी त्रिवेणी हो या कहानी हो, वो सुनने के लिए हम उत्सुक रहेंगे। और जल्दी से जल्दी आपकी और भी रचनाएं प्रकाशित हों और आप ऐसे ही अपने ट्रस्ट के साथ में लोगों की सहायता करती रही, हमारी यही दुआएं हैं। और फिर हम जल्दी आपसे मिलेंगे। और दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त हो रहा है। उसके बाद मंगलवार को मैं फिर आपसे मिलूंगी, फिर हाजिर बोलने के लिए। मैं सोचूंगी कि नुक्ता लगेगा कि नहीं लगेगा। नमस्ते, मैं पारुल। नमस्कार।